नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के ताने बाने बेहद जटिल हैं, न चाहते हुए भी अक्सर उलझ ही जाते हैं। इन्हीं उलझे हुए तानों बानों को मैं अपनी नन्ही नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज भी ज़िंदगी की एक ऐसी ही सच घटना को मैं कहानी में पिरोकर आपके लिए लाई हूँ। शीर्षक है नील सारंग। आइए सुनते हैं। माँ किसी रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाए थी। मेरी आंखों में देख तक नहीं रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, तू गाड़ी भेजेगी या नहीं, बस इतना बता दे मुझे। और अगर मैं ना भेज पाऊँ तो तब भी मैं जाऊंगी ही। कैसे जाओगी माँ? मैं कैब कर लूंगी। आता है तुम्हें कैब करना? करा लूंगी किसी से भी। तुझे क्या हो गया है माँ तुम्हें? कहाँ जाना है? कुछ बताओ तो। क्यों परेशान कर रही हो? देख निशु, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है बस। और अच्छी तरह सुन ले, तेरे डैडी से अगर इस बारे में कुछ भी कहा तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आगे, समझ गई? माँ नाराज होकर हमारी छोटी सी बगिया में अपने प्रिय पौधे नील सारंग के पास जा पहुंची थी। झुककर उसकी नीली बैगनी नन्ही नन्ही पत्तियों को प्यार से सहला रही थी। अब माँ का यह रूप संभालना मेरे लिए वाकई मुश्किल था। हार कर ऑफिस पहुंचकर मैंने गाड़ी वापस घर भेज दी थी। शाम को जब मैं ऑफिस के बाद घर पहुंची तो माँ अपने कमरे में नहीं थी। मैं सीधे अपने कमरे में ही चली गई। कुछ देर बाद डैडी की गाड़ी का हॉर्न बजा था, पर पापा अंदर आते उससे पहले ही माँ का मेरे कमरे में पदार्पण हो चुका था। निशु। क्या माँ? अपने डैडी से मत बताना बेटा कि मैं आज कहीं गई थी। तू तो मेरी रानी बेटी है ना। अभी तक तो ध्यान आकृष्ट करने वाली ऐसी कोई बात नहीं लगी थी, पर अब माँ का मुझसे इस तरह से लाड़ मनुहार कर डैड को बताने से मना करना, कुछ तो था जो अजीब था। ऐसी कौन सी जगह गई थी माँ जो हमसे छुपा रही है? खैर, मैं डैड के पास चली गई। डैड की मैं बेहद लाडली थी। शाम को हम दोनों खूब गप्पे मारा करते थे। माँ अक्सर हमारी इस गपोड़ी महफिल से दूर ही रहती थी। एक गाड़ी और ड्राइवर भीम सिंह मेरे और माँ के कामों के लिए थे। वह मुझे ऑफिस छोड़ता और शाम को वापस ले आता था। बीच में माँ को कहीं जाना होता तो वही उन्हें भी ले जाता था। डैड तो सुबह ही अपनी गाड़ी से फैक्ट्री के लिए निकल जाते थे। इधर 2-3 दिन से मैंने एक अजीब बात नोटिस की थी। डैड के घर में रहते तक माँ बिल्कुल सामान्य रहती, पर उनके निकलते ही जैसे उनमें अचानक फुर्ती भर जाती। रतन को हिदायतें मिलने लगती, रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनने लगता, फल जूस नाश्ते की टोकरी तैयार होने लगती। माँ की पूजा भी इन दिनों कुछ ही मिनटों में निपट जाती। फिर भी यह सब ऐसे किया जाता मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। मुझे देखते ही माँ फिर से सहज बनने की कोशिश करने लगती। अब अगर ये सब डैड से छिपा कर न हो रहा होता तो शायद मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता, पर आज चौथा दिन था। अब मेरे भीतर बेचैनी घर करने लगी थी। क्या माँ किसी मुसीबत में है और हमसे कह नहीं पा रही? एक पल को मन में एक डरावना ख्याल भी कौंधा, कहीं डैड की उपेक्षा ने उन्हें किसी और के करीब तो नहीं पहुंचा दिया। पर अगले ही क्षण अपनी इस सोच पर मुझे शर्मिंदगी हो आई। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन फिर आखिर वे छिपा क्या रही थी? पूछने पर हर बार टाल जाती। डैड से कुछ कहूँ या नहीं, बहुत देर तक मेरे दिमाग में यही उधेड़बुन चलती रही। आखिर में मैंने तय किया, पहले खुद सच जानूंगी, फिर फैसला करूंगी। मेरी योजना तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह मैं रोज की तरह ऑफिस के लिए निकली। भीम सिंह मुझे ऑफिस छोड़कर वापस चला गया। उसके निकलते ही मैं ऑफिस के अंदर जाने के बजाय एक कैब लेकर फिर घर लौट आई
और थोड़ी दूर पर ही गाड़ी रुकवाकर बैठ गई। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद माँ बाहर निकली। भीम सिंह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, माँ बैठी और गाड़ी चल पड़ी। मैंने कैब के ड्राइवर से धीरे से कहा, उस सफ़ेद गाड़ी के पीछे चलिए, लेकिन इतना फासला रखिए कि उन्हें शक ना हो। माँ की गाड़ी कुसुमलता मेमोरियल अस्पताल के सामने जाकर रुकी। माँ उतरी। पीछे पीछे भीम सिंह फल और खाने की टोकरी उठाए चल दिया। मैं भी फुर्ती से कैब से उतरी और कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे हो ली। मुझे पता था माँ मेरे और डैड के बिना कभी लिफ्ट में नहीं जाती, डर लगता है उन्हें। जैसे सोचा था वे सीढ़ियाँ ही चढ़ने लगी। मैं भी बिना आहट किए उनके पीछे पीछे चल दी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर माँ एक कमरे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं सीधे दूसरी मंजिल के नर्सिंग स्टेशन पर आ गई। माफ़ कीजिए, इस कमरे में कौन भर्ती हैं? क्या हुआ है उन्हें? नर्स ने रजिस्टर पर नज़र डालते हुए कहा, मिस्टर संतोष कुमार, डेंगू हुआ है उन्हें, 4 दिन से एडमिटेड हैं। संतोष कुमार, ये नाम तो मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। हमारे परिवार, रिश्तेदारी या जान पहचान में इस नाम का कोई नहीं था। मेरे भीतर बेचैनी की एक और परत जुड़ गई। आखिर माँ रोज रोज इस अनजान आदमी से मिलने क्यों आ रही थी, और वो भी हम सबसे छिपाकर? कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर क्या हो रहा है बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक युवक और लगभग मेरी ही उम्र की एक लड़की तेजी से आए और उसी कमरे में चले गए। मैंने मौका देखा और उनके पीछे पहुंचकर दरवाजे की अध खुली झिर्री से भीतर झांकने लगी। जो दृश्य सामने था उसने मुझे जड़ कर दिया। एक अधेड़ व्यक्ति अस्पताल के कपड़ों में बिस्तर पर टिके बैठे थे। माँ वहीं बैठी बड़े स्नेह से उनके लिए सेब काट रही थी। लड़के ने झुककर माँ के चरण स्पर्श किए और लड़की उनके गले लगी। माँ के चेहरे पर अपनापन था। उस आदमी का चेहरा भी मुझे कहीं देखा सा लगा, जैसे स्मृतियों की धुंध में कोई तस्वीर बार बार उभर कर फिर ओझल हो रही हो। तभी मेरे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। नर्सिंग स्टेशन पर लोग इकट्ठा होने लगे थे। मैं तेजी से वहां से हट गई। अस्पताल से बाहर निकलते समय मन में सवालों का ऐसा शोर था कि ऑफिस लौटने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भीम सिंह को फ़ोन कर दिया, मैं घर चली आई हूँ, मुझे लेने ऑफिस मत जाना। अपने आरामदेह बिस्तर पर लेटे मेरे मस्तिष्क में विचारों का झंझावात मचा हुआ था। हिंदी फिल्में देखने का शौकीन मेरा दिमाग अब अपनी ही कहानी गढ़ने लगा था। कहीं यह माँ का दूसरा परिवार तो नहीं, जिसका हम लोगों, माँ के असली परिवार वालों को पता ही नहीं? नहीं, माँ हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हैं। पर कौन थे वो अंकल? उस क्षण पहली बार मेरे मन में मेरी माँ के लिए एक ऐसा विचार आया जिस पर विश्वास करना भी मुझे अपने ही संस्कारों के विरुद्ध लग रहा था। निर्णय हो चुका था। आज ही मैं डैड से सब कुछ बता दूंगी। इस मामले में मैं माँ का साथ नहीं दे सकती। सोचते सोचते न जाने कब निद्रा ने मुझे अपने पाश में ले लिया। अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज से मेरी निद्रा भंग हुई। पास आती पदचाप से पता चल रहा था कि माँ मेरे कमरे की ओर ही आ रही है। माँ अंदर आई। आवाज आई, निशु तुम आज अस्पताल आई थी? माँ का स्वर गंभीर था। मेरी मुंदी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। इन्हें कैसे पता? पूछ रही हूँ कुछ? भीम सिंह ने देखा था तुम्हें? माँ के इस स्वर की नाराजगी को हल्के में लेना मुझे भारी पड़ सकता था। हाँ, मुझे सच बोलना पड़ा। जानना चाहती थी कि आप कहाँ जाती हैं रोज। अपने डैड से भी कर दी चुगली? मैंने ना में सिर हिला दिया। माँ ने सांस भरते हुए रतन को 2 कप चाय लाने को कहा और मेरे पास बैठ गई। बोली, अब समय आ गया है तुम्हें सब बातें बताने का। चाय पीते हुए माँ बता रही थी, मैं तुम्हारे चाचा से मिलने जाती हूँ। मेरे चाचा?
मैं चौंक गई। हाँ, तुम्हारे सगे चाचा। पर डैड तो इकलौते हैं ना माँ। नहीं, तुम्हारे डैड के एक भाई और एक बहन भी हैं। मेरा सिर चकराने लगा। इतना बड़ा राज मेरे अपने घर में। ओह, तो उन अंकल के चेहरे में डैड की झलक थी। माँ बता रही थी, तुम्हारे डैड तुम्हारे दादा की 3 संतानों में सबसे बड़े हैं। शुरुआत में उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, पर हमारे बुरे दिनों में तुम्हारे चाचा ने बहुत सहायता की। बुआ की शादी में भी डैड बहुत कम सहयोग कर पाए थे। इस बात का उन्हें बहुत मलाल रहता था। वो हर समय गुस्से में और खींचे रहते थे। खासकर तुम्हारे चाचा से तो बहुत जलने और चिढ़ने लगे थे। सबने समझाया, पर इनकी नफरत बढ़ती ही गई। तुम्हारी चाची और मुझ में भी इन्हीं सब कारणों से खटपट होने लगी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे डैड हम दोनों को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गए और मुझसे कह दिया कि आज के बाद न मेरे कोई भाई है न कोई बहन। और तुमसे भी यह सब बताने की मुझे सख्त मनाही थी। पर आपको बताना चाहिए था मुझसे। मैं अपमानित महसूस कर रही थी। मैं तो आपको अपनी हर बात बताती हूँ ना माँ। तुम्हें तो बताना ही था बेटे, बस तुम्हारे थोड़ा और अधिक परिपक्व होने की प्रतीक्षा में थी। अभी तो तुम बिना मौके की नज़ाकत को समझे या मेरी मजबूरी को समझे हर बात कहीं भी बोल देती हो, अपने डैडी से तो खास कर। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। मेरी आंखों के आगे अतीत की कई ऐसी घटनाएं घूम गईं जब डैड का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं माँ की गैर ज़रूरी बातें तक उन्हें बता दिया करती थी। वो माँ का मजाक उड़ाते और फिर हम दोनों खूब हंसते थे। ऐसे मौक़ों पर माँ का उतरा हुआ चेहरा भी मेरी आंखों के सामने तैर गया। माँ आगे बोली, त्योहारों पर, खास अवसरों पर चाचा चाची, बुआ फूफा और सबके बच्चे हम सभी आपस में मिलते हैं। तुम्हारी बुआ आज भी तुम्हारे डैड के लिए राखी भेजती है, जिसे उनका नाम लेकर मैं बंधवाती हूँ, और डैड की ओर से बुआ को राखी का नेक भी भेजती हूँ। मैं हैरान रह गई, पर हमारे घर में तो कभी कोई राखी आई नहीं। यहाँ नहीं आती बेटा, तुम्हारे मामा के एड्रेस पर आती है। मामी मुझे बांध देती हैं और यहाँ तुम लोग समझते हो कि मामी ने मुझे अपनी ओर से राखी बांधी है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। लग रहा था जैसे आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही हो। मतलब यू मीन डैड के घर वालों साथ आपकी अभी भी संबंध है, पर डैड को पता ही नहीं। पर ये एक बात बताइए, ऐसा करने की क्या जरूरत थी आपको? जानती है निशु, प्रकृति ने हमें एक बहुत खूबसूरत नील सारंग यानी नीले रंग के पुष्प से नवाजा है, और 2 पंखुड़ियों वाले इस पुष्प में अद्भुत सुगंध और इसके नील लोहित रंग में मंत्रमुग्ध कर देने वाला जादू छोड़ दिया है। इसकी फूल पत्तियों से लेकर जड़ तक इसका हर अंग हम सब के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, और यही मनभावन जादू हम स्त्रियों को भी मिला है। उसे अपने दोनों पंखुड़ी दलों यानी परिवारों को सहेजना है, अपने स्नेह और समझदारी से पल्लवित रखना है। मैं इस परिवार की बहू हूँ, अपने परिवार को कैसे बिखरने देती, बस इसीलिए। तुम्हारी चाची और मैंने भी पुरानी बातों को कब का भुला दिया है। अब हम सब दिल से एक दूसरे के साथ हैं। फिर कुछ क्षण रुक कर बोली, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे डैड के। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए माँ थोड़ा ठहरी, फिर जैसे अपने आप से ही बोल उठी, पता नहीं इनकी नाराजगी कब समाप्त होगी। अब मुझे बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब हमारा सारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। फिर जैसे अपने आप से ही बोल उठी थी, पर ना जाने मेरा यह सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। जाने क्या हुआ था उस क्षणांश में कि माँ के इस सपने को मेरी भीगी आंखों ने भी आत्मसात कर लिया था, अपना सपना बना लिया था। और अब माँ के इस परिवार में मैं भी शामिल थी। कई महीने बीत चुके थे।
अब डैड अक्सर अकेले बैठे दिखते थे हमें। फैक्ट्री से भी वो कई बार जल्दी आ जाते। कहते कुछ खास काम था नहीं वहाँ, तुम लोगों की याद आ रही थी, सोचा घर ही चला जाए। इसी बीच एक बार डैड को टाइफाइड हुआ। उन दिनों वह काफ़ी चुप चुप से रहते, बिस्तर पर लेटे हुए देर तक कुछ सोचते रहते। मैं और माँ आंखों ही आंखों में बात करते। माँ उन्हें सूप पिलाते, सेब खिलाते, अपना कोई पुराना किस्सा सुनाती रहती। इसी बीच बड़ी ही एहतियात बरतते हुए धीरे से कभी चाचा या कभी बुआ का नाम भी छू लेती। हमने देखा डैड अब उन लोगों के नाम से चिल्लाते नहीं थे, ध्यान से माँ की पूरी बात सुनते रहते थे। शायद समय और उम्र बढ़ने के साथ डैड को भी अब परिवार की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। हम सब ने साँठ गांठ कर एक छोटी सी साजिश रची। माँ ने बस इतना कहा था, बाकी सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। वह रविवार की एक चमकीली सुबह थी। हम तीनों रोजमर्रा के अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही पूरा हॉल तेज शोर शराबे में डूब गया। चाचू चाची, बुआ फूफा जी सब अंदर आ चुके थे। डैड की पसंद का ढेर सारा गर्मा गर्म नाश्ता पैक करवाकर बड़े डैड, ताऊ जी, बड़े मामू की आवाज़ों के साथ मेरे सारे भाई बहनों द्वारा उन्हें घेर लिया गया था। बस बुआ का बड़ा बेटा नहीं आ पाया था। सबके संग मिलकर मैं तो डैड के पीछे ही पड़ गई थी। बस सबके प्यार भरे आग्रह को डैड ठुकरा नहीं पाए थे। फिर तो सारे दिन नीचे कारपेट पर ही सबका नाश्ता, खाना और ढेर सारी मस्ती और हंसी मजाक चलता रहा। डैड खाना खाकर अपने कमरे में गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे गई। देखा वो अपनी आंखें पोंछ रहे थे। ये हमारे परिवार में एक नई शुरुआत हो रही थी, जिसमें पुरानी बातों और कड़ुवाहट को प्रवेशाधिकार ही नहीं दिया गया था, जिसमें अपनों का प्यार और अपनापन था, और था अपने परिवार की नई पीढ़ी का भरोसा और संबल। कल मेरा विवाह है। रेशमी साड़ी पहने बुआ, चाची, मौसियों, मामियों से घिरी माँ फिरकिनी सी हर तरफ डोल रही है। बेटी के विवाह में मायका ससुराल सबके जुट जाने की खुशी उनके चेहरे और आंखों से छलकी पड़ रही है। कभी बुआ के गले लगती हैं तो कभी चाची के साथ हंसती हैं और कभी मामी के हाथ थाम लेती हैं। सहेलियों, भाभीयों, बहनों से घिरे होने के बावजूद मेरी दृष्टि माँ का हर तरफ पीछा कर रही थी। लगता था वर्षों पहले उन्होंने केवल एक परिवार नहीं बचाया था, उन्होंने मेरे लिए रिश्तों को देखने की एक दृष्टि बचा कर रखी थी। आज समझ पा रही थी कि माँ केवल अपने रिश्ते नहीं निभा रही थी, वे दो बिखरे हुए परिवारों को चुपचाप जोड़े हुए थी। शायद हर स्त्री के हिस्से में यही सबसे कठिन जिम्मेदारी आती है, दो घरों के बीच पुल बने रहने की। कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी अपने स्वाभिमान से, तो कभी अपने त्याग से। विदा की घड़ी पास आ गई थी। कुछ ही पलों बाद मैं अपने पिया के संग अपनी नई दुनिया की ओर जाने वाली थी। माँ कमरे में आई। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। फिर मेरी हथेली खोलकर उसमें कुछ रख दिया। मैंने देखा नील सारंग के कुछ छोटे छोटे नीले फूल थे। आंखों में भरी झील के पार हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस क्षण कोई शब्द आवश्यक नहीं थे। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपने साथ क्या लेकर जाना है। शायद यही माँ की सबसे बड़ी विरासत थी और यही था मेरे विवाह का सबसे सुंदर उपहार। ये कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।